नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम को हमारी 3:30 बजे जो क्लास है प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए क्लास कराई जाती है दोस्तों। और इससे पहले हमने जो है 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। इससे पहले अगर आप 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 10वां है दोस्तों। यह अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करा रहे हैं हम दोस्तों। और बात करें, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा से है, लोथल से, रंगपुर से। तो युगल समाधान जो मिला है दोस्तों, साक्ष्य मिला है युगल समाधान का, यह है आपका लोथल से मिला है। कहाँ से? ऑप्शन सी होगा हमारा, लोथल से मिला है युगल समाधान। और लोथल से बात कर लेते हैं और क्या क्या मिला है दोस्तों, तो लोथल से ही बंदरगाह मिला है आपका, गोदीवाड़ा बंदरगाह। और बात करें और क्या मिला है लोथल से, तो लोथल से जो दोस्तों युगल समाधान मिला है। और क्या है, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं दोस्तों। मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं मिट्टी के बर्तन। अगर बात करें दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक दोस्तों, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। लोथल से क्या क्या मिला है? युगल समाधान, बंदर जो कि बंदर गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और युगल समाधान मिला है। तो लोथल से 3 चीज़ें जो मुख्य एग्जाम से पूछी जा सकती हैं दोस्तों, यह आपके सामने है। युगल समाधान, गोदीवाड़ा बंदरगाह, मिट्टी के तेल और जो सॉरी दोस्तों मिट्टी के बर्तन। और यहाँ जो है भोगवा नदी के किनारे लोथल है गुजरात में। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि दोस्तों कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? किस वेद से? ऋग्वेद से, सामवेद से, जो ब्राह्मण वेद से, या फिर यजुर्वेद से? तो यज्ञ संबंधी पूछा है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है यह आपका यजुर्वेद से चलता है। या से जो होता है, याद करने के लिए हम ट्रिक बताए हैं कि या से यज्ञ या से यजुर्वेद। क्या ट्रिक होगा? या से यज्ञ का जो चर्चा मिलता है, विधि विधानों का पता चलता है, या से यज्ञ का, या से यजुर्वेद से मिलता है। और बात करें स से संगीत, स से सामवेद। सामवेद में किसका वर्णन मिलता है? तो संगीत का वर्णन मिलता है। ठीक दोस्तों। और ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में दोस्तों वर्ण शब्द का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में। तो आपको याद करना है कौन कौन से हैं इसमें दोस्तों, कि आपका जो है यज्ञ संबंधी किसमें मिलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो चर्चा की गई है किसमें की गई है? यज्ञ संबंधी आपका यजुर्वेद में है। सामवेद में संगीत का है उल्लेख। और यह ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यह आपका हमारा जो है यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि किस शासक ने किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में जो है बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था किस शासक के शासन काल में? समुद्रगुप्त के, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या हर्षवर्धन के समय में? तो दोस्तों जो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वह सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा होगा, सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन इसमें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडल वन में, कुंडल ग्राम में है दोस्तों, कुंडग्राम में है, या फिर पाटलिपुत्र में, मगध में हुआ है, या लुम्बिनी में हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म जो होता है कुंड ग्राम में। कब होता है? यह
599 ईसा में होता है। कब होता है? कुंडग्राम में 599 ईस्वी में होता है महावीर स्वामी का जन्म। इनके पिता की बात करें तो पिता कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता जी का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला देवी। कौन थी? त्रिशला इनकी माता का नाम था। ठीक, याद करिएगा, बताइए जो है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में 599 ईस्वी में। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता कौन थी? त्रिशला थी। ठीक, 3 पॉइंट इनसे याद कीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि 599 ईस्वी में हुआ था। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि पांचवा प्रश्न है कि कौटिल्य जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? जो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, या फिर धार्मिक जीवन पर, या फिर सामाजिक जीवन पर? तो कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राजनीतिक नीतियों पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध जो है अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? पूछा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था दोस्तों। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, एम.ए. जिन्ना थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या एनी बेसेंट थे? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाए थे, या बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन ए होगा, बाल गंगाधर तिलक थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सातवां प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसके नायक कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, या फिर बकरतुल्ला थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे दोस्तों, यह राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनके जो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे, और इनके साथ साथ दोस्तों कुल 10 व्यक्ति थे, जिसमें से अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, ठाकुर रोशन थे। कुल मिला के ऐसे 10 लोग थे दोस्तों। तो लेकिन जो नायक पूछा है तो नायक जो होंगे काकोरी ट्रेन के डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर जे.एल. नेहरू ने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले जो हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की बात करें दोस्तों तो यह जो है 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से किए थे? सिंगापुर से। कब किए थे? तो 4 जून 1944 को। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर भगत सिंह ने दिए थे? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे दोस्तों, यह आपके ऑप्शन डी होता है, भगत सिंह दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारा कौन दिए थे? भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में जो 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़े थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे। कब दिए थे? तो यह जब 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में, दिल्ली के असेंबली में एक बम फोड़े थे जिसे आवाजी बम कहा गया था। तो उसी के बाद जो है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, 10वां क्वेश्चन है कि मिलान करना है, कुछ स्थल दिया गया है, कुछ प्रांत हैं। कि जो बारदोली है यह कहाँ है दोस्तों?
बारदोली की बात करें तो बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा की बात करें तो चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में है। यरवदा की बात करें तो यरवदा जो है दोस्तों यह आपका महाराष्ट्र में है। और नोआखली तो पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। पहले का दूसरा इसमें नहीं है, पहले का दूसरा इसमें है, दूसरे का चौथा भी है, तीसरे का पहला भी, चौथे का। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है दोस्तों, अफ्रीका का है, एशिया का, यूरोप का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का है। तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, नेपाल के, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो दोस्तों जो भारत सबसे लंबी सीमा अपनी साझा करता है बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश के साथ अपनी भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बात करते हैं कितने किलोमीटर की, तो यह 4000 जो है बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बात कर लें नेपाल की, तो नेपाल के साथ जो अपनी भारत सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। कितना, 1751 किलोमीटर। और चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन के साथ जो है भारत अपनी सीमा साझा करता है 488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर दोस्तों। लेकिन हमसे पूछा है सबसे अधिक जो लंबी सीमा साझा करता है भारत किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है छोटा नागपुर का पठार, कह रहा छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है, या फिर महाबलेश्वर है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो पारसनाथ है। ऑप्शन सी होगा पारसनाथ। पारसनाथ दोस्तों यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी है। जो छोटा नागपुर का पठार है यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी है। और बात करें 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर जो छोटा नागपुर के सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, उसी का जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्हीं के नाम पर पड़ा था पारसनाथ की चोटी। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ थे। उन्हीं के नाम पर जो है छोटा नागपुर के पठार पर सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ चोटी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने टिहरी है, भाखड़ा है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध की बात करें दोस्तों तो इसकी 163 मीटर ऊंचाई है। कितनी है, 163 मीटर। और भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा जो ऊंचाई है इसकी है 226 मीटर। कितनी है, 226 मीटर। और बात कर लेते हैं हीराकुंड की, तो हीराकुंड की सिर्फ 61 मीटर है। कितनी है, 61 मीटर। लेकिन वही बात करें अगर टिहरी की बांध की जो है 260 मीटर है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, 260 मीटर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 260 मीटर है और यह सबसे ऊंचा बांध है इन ऑप्शनों में से। ठीक, अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों, मिलान करना है। इसमें कुछ वन दिए गए हैं, कुछ प्रदेश दिए गए, कौन से जो वन है, किस प्रकार के वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें पूछा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं ये आपके तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी के जो है चौथे के साथ जाएगा। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं यह आपके पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री पर्वत जो सह्याद्री क्षेत्रों में
पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। देखते हैं ऑप्शन, पहले का चौथा इसमें नहीं दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया गया, सिर्फ दो में दिया गया है, एक और दो में दिया गया है। तो पहले का चौथा था, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा इसमें मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है नाबार्ड, कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई जो है, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अब बताइए 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना रही होगी? चौथी थी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो 1982 में दोस्तों बात करें तो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। 1980 से लेकर 1985 तक जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि, एक मिनट दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो अपनाया गया था दोस्तों, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होती है, निर्यात में हास्य होता है, या फिर आयात में वृद्धि होती है, या आयात में हास्य होता है? तो जो मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम होता है दोस्तों, यह जो है निर्यात में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए हमारा होगा, निर्यात में जो है वृद्धि होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा है नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पूछा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद जो है, अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? ऑप्शन हमसे पूछा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया होंगे। और बात कर लेते हैं, याद करिए दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसके अध्यक्ष जो है पीएम हैं और उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा। इसमें पूछा है कि भारत के जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। और दोस्तों इस जो पीडीएफ में हम ज़्यादातर लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम से आपको रिवीजन करने के लिए, उसमें ज़्यादातर कुछ लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ आंसर क्लिक रहेंगे। लेकिन हाँ, आंसर जब क्लिक कर आप आंसर देखिएगा तो उसके साथ यह मैप आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे अभी हम बताएं नीति आयोग 2015 में इसकी स्थापना हुई, इनके जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो यह बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो उसके साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक दोस्तों, आपको जो पीडीएफ मिलेगा एकदम साफ सुथरा मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ से जो दोस्तों आपके संविधान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यह सभी को पता होगा दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में इसका चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा जो मौलिक अधिकार की गई है भाग 3 में की गई है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका दोस्तों, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से 35 तक। साथ ही साथ बात कर लेते हैं डीपीएसपी का जो उल्लेख किया गया है, भाग 21 में किया गया है। तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी के बारे में बात कही गई है, और यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है शुरू होता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात कर लेते हैं डीपीएसपी जो लिया गया है दोस्तों, किस संविधान से लिया गया है, किसके यहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया डीपीएसपी? आयरलैंड से। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का है। और डीपीएसपी की बात करें तो जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आयरलैंड कहाँ से लिया गया है, तो जो डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
आगे बात कर लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय जो है राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होते हैं? संसद होते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान होता है, या धर्म होता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च जो होता है यह संविधान होता है। कौन था? संविधान, अपना संविधान। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा जो सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत आप जो है आपातकाल घोषणा कर सकते हैं? 352 के तहत, 356, 360, 368। जब दोस्तों जो बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति जो हैं यह 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है द्विस्तरीय पंचवर्षीय योजना द्विवर्षीय पंचायतों की संतुलित जो है निम्न समिति के द्वारा अपनाई गई थी। जो द्विस्तरीय पंचायतों की संतुलन किस समिति के द्वारा अपनाई गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, नरसिम्हा समिति, या फिर सकारिया समिति। तो द्विस्तरीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह अशोक मेहता समिति के द्वारा अपनाई गई थी। अशोक मेहता समिति की बात करें दोस्तों तो इसकी रिपोर्ट जो है 1978 में प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 1978 में प्रस्तुत की गई थी अशोक मेहता समिति की। इसमें 3 स्तरीय प्रणाली के बजाय 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई थी। 3 स्तरीय प्रणाली के बजाय जो है 2 स्तरीय प्रणाली को सिफारिश की गई। तो वही हमसे पूछा है 2 स्तरीय पंचायतों की संतुलित किसके समिति द्वारा की गई थी? तो यह अशोक मेहता द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछ रहा है 25 नंबर का। इसमें कह रहा है कि जिला न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायालय के प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? मुख्य विकास अधिकारी, जिला न्यायाधीश होते हैं, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या उप जिला अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा जिला न्यायालय के प्रमुख जो होते हैं जिला न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? जिला अधिकारी जो है जो जिला न्यायालय का प्रमुख होते हैं जिला न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें 26 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा में टकराती है। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? किस दिशा में हमेशा रहती है दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो जो निलंबित चुंबकीय सुई है यह हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उत्तर दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त का, परावैंगनी का, या फिर दृश्य का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो टेलीविजन के सुदूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है यह अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त का। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय में खुले में रखने पर भी काली नहीं पड़ती हैं? किसके निर्माण के कारण जो है चांदी की वस्तुएं खुले में रखने के कारण भी काली नहीं पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर होगा Ag2S, जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है आपका सिल्वर सल्फाइड। क्या कहा जाता है? सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? जो रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? सल्फर है, ब्रोमीन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो जो रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि न्यूमोनिया रोग
मानव शरीर के किस अंग को जो है ग्रसित करता है? निमोनिया मानव के किस अंग को ग्रसित करता था? आंत को, जो है अस्थि संधि को, या फिर यकृत को, या फिर फेफड़े को? तो निमोनिया रोग जो है मानव के फेफड़े को ग्रसित करता है। ऑप्शन डी हमारा होगा। निमोनिया जो रोग होता है मानव के फेफड़े को ग्रसित करता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 36 जो है हिंदी का प्रश्न शुरू होता है दोस्तों। इसमें पूछा है निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है दोस्तों, और किस संधि का है दोस्तों? निर्धन में कौन सी संधि है यह पूछा है। अयादि है, यण है, व्यंजन है, विसर्ग है? तो निर्धन में दोस्तों विसर्ग संधि होता है। अगर आप संधि के क्लास नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ हमने सब संधि को बता दिया है क्रमगत से, बहुत अच्छी ट्रिक से बताया है, आपको याद हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो में। निर्धन में बात करें, निर्धन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निर्धन में लिखा जाता है निह, और निह प्लस जो है धन लिखा जाता है, निह प्लस धन। तो इसमें जो लगा है विसर्ग, इसमें विसर्ग लगा है तो इसलिए जो है आपका विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम होता है, नफरत होता है, जो है प्रताड़ना होता है, या फिर हिंसा होता है? घृणा करना अर्थात नफरत करना, एक तो वैसे ही मिला, उसका समकक्षी मिल गया। घृणा करना, नफरत करना, तो नफरत का घृणा का जो विलोम होता है यह प्रेम होता है दोस्तों। किसी के साथ घृणा करना और उसके जस्ट अपोजिट करना जो है प्रेम करना होता है। तो घृणा का जो विलोम शब्द होता है प्रेम होता है। इसमें पूछ रहा है कि अवसर के अनुरूप, कह रहा है कि अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं? जो अवसर देखा और बदल गया, तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसे अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसरवादी। अवसर देखा और बदल गया। ऑप्शन डी होगा हमारा, अवसरवादी उसे कहा जाता है जो अवसर के साथ बदल जाता है। इसमें पूछा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो जो सनक होता है दोस्तों यह हमेशा स्त्रीलिंग में उपयोग किया जाता है। सनक शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बेमेल चीज़ों का मिश्रण, या संकर चिड़िया, या फिर अनुपम वस्तु, या समान कार्यों का मिश्रण होता है? तो आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका सही अर्थ होता है कि बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ऑप्शन ए होगा, बेमेल चीज़ों का मिश्रण जो है मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आधा तीतर आधा बटेर बेमेल चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक दोस्तों, हिंदी का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये बने हैं आपके, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति पूछा है ना, तो ये बने हैं यून सुक एओल हैं। कौन है? यून सुक एओल, ये जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अगला प्रश्न इसमें पूछा है 52 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में प्रदान किया गया था? रॉयल गोल्ड मेडल किसे दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। जो रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है किसे दिया गया है 2022 का? जो है राम देसाई को, बालकृष्ण दोषी को, या लक्ष्मण महादेव चितले को, या फिर जोयस शेख को? तो यह दिया गया है जो बालकृष्ण दोषी को दिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि अफगानिस्तान, कह रहा है कि अफगानिस्तान देश का नाम बदलकर नया नाम क्या दिया गया है? अफगानिस्तान का जो नाम बदल दिया गया है तालिबानों द्वारा, तो वह क्या नाम दिया है तालिबानों ने? तो जो तालिबानों ने नाम दिया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होता है, इस्लामिक जो कहा जाता है एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसे कहा जाता है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो
54 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि जनवरी, इसमें है 1 जनवरी 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण किया है। लग्जमबर्ग है, साइप्रस है, या फ्रांस है, या चेक गणराज्य है। तो 1 जनवरी 2022 को फ्रांस जो है यूरोपीय संघ का अध्यक्षता ग्रहण किया है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 किस देश में आयोजित हुआ है। कोल्ड रिस्पांस 2022 का किस देश में आयोजित किया गया। चीन में, नॉर्वे में, अमेरिका में, या फिर यूक्रेन में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों नॉर्वे में किया गया। कोल्ड रिस्पांस 2022 का जो सैन्य अभ्यास किया गया है यह आपका नॉर्वे में किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में जो है, कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला आपक रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है। आपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है दोस्तों भारत का पहला। हैदराबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में, दिसपुर में। तो भारत का पहला आपन रॉक संग्रहालय जो खोला गया है दोस्तों यह हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ खोला गया है। हैदराबाद में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। कौन सुमेलित है दोस्तों। इसमें सुमेलित करना है कि आद्य नगरी कौशाम्बी। ठीक, यही हमारा पहले सही मिल गया। तो कौन सा हमारा सही होगा। आद्य नगरी जो है कौशाम्बी में है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा ओस्लो की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है। चेक गणराज्य की, रोमानिया की, नॉर्वे के, मोजाम्बिक की। तो ओस्लो की बात करें दोस्तों तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और बात कर लेते हैं अगर रोमानिया की राजधानी की बात करें तो रोमानिया की कई बार जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं लगभग उसमें हर बार रोमानिया का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इसकी राजधानी जो है बुखापेस्ट है। क्या होती है। बुखारपेस्ट, बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट होती है। और मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या होती है दोस्तों। मोजाम्बिक की राजधानी क्या होगी। मोजाम्बिक की जो राजधानी है मैपुटो है। क्या है। मैपुटो है मोजाम्बिक की राजधानी। मैपुटो, मैपुटो किसकी राजधानी है। मोजाम्बिक की। बात कर लेते हैं अगर इसकी चेक गणराज्य की तो चेक गणराज्य की जो राजधानी होती है इसकी राजधानी प्राग है। क्या है। प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्राग है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। मोजाम्बिक की मैपुटो है। और ओस्लो जो है नॉर्वे की। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 63 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ रहा है। 63 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इनमें से किस लोकसभा अध्यक्ष का जो है कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, या फिर डॉक्टर बलराम जाखड़, या श्री हुमकर सिंह का। तो लोकसभा अध्यक्ष का कुल सर्वाधिक काल जो रहा है, कार्यक्रम रहा है, या बलराम जाखड़ को रहा था। किसका। बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे अधिक था लोकसभा अध्यक्ष में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इंटरपोलो जिसे कहा जाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। 4 अप्रैल 1949, 7 सितंबर 1923, 1 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1963 को। तो जो इंटरपोलो की स्थापना की गई थी दोस्तों यह की गई थी 7 सितंबर 1923 को। ऑप्शन बी हमारा होगा 7 सितंबर 1923 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा है वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है। वृंदावन जो गार्डन है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। तो जो वृंदावन गार्डन है दोस्तों यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्थान के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के कौन कौन लोक नृत्य हैं। तो सुईसिनी भी राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर तो प्रसिद्ध है लोक नृत्य जो राजस्थान का है। कठपुतली भी है राजस्थान का है। तो ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो कि इनमें से तीनों जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। सुईसिनी भी है, घूमर भी है, कठपुतली भी है। तो तीनों जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। जो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे कौन थे दोस्तों।
गगनेंद्र जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, या अवनींद्र नाथ टैगोर थे, या नंद लाल बोस थे, या जैमिनी राय थे। तो दोस्तों जो भारत माता नामक प्रिंटिंग के चित्रकार थे दोस्तों, यह आपके हैं अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर बात करें तो इन्होंने कब प्रिंटिंग की थी? यह किए थे 1905 में भारत माता की प्रिंटिंग किए थे। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स को, या ईडन गार्डन, या वानखेड़े स्टेडियम, या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को? तो क्रिकेट का मक्का जो कहा जाता है दोस्तों, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है यह आपका दोस्तों, यह कहा जाता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, जो कि इंग्लैंड में है। कौन है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है दोस्तों। किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों, कि किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई दे? कितने दिनों तक आवास में अपने नहीं दिखाई देती है, तो उसके बाद जो है उसको विलुप्त प्राणी माना जाता है, विलुप्त प्रजाति माना जाता है। कितने वर्षों तक? 50 वर्ष, या 15 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से, या फिर 40 वर्ष। तो कोई भी प्रजाति जो है अगर 50 वर्ष से नहीं देखी जा रही अपने आवास में, तो उसे विलुप्त प्रजाति माना जाता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो ठीक दोस्तों, हमारा आज का जो क्वेश्चन है यहीं समाप्त होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, हमने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइड में एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट हमारा यह समाप्त होने वाला है, तो उसमें हमने 3 ऑप्शन दिया है। एक RWA का प्रैक्टिस सेट कराया जाए, या फिर किरण का, या फिर एक और यूथ का दिया है। तो इन 3 ऑप्शनों में से किसका आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ जाके आप वोटिंग कर सकते हैं। और इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है तो उनमें दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप जिस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराना चाहते हैं आप कमेंट में करिए, अगर देखते हैं उसकी वोटिंग जिसकी ज़्यादा रहेगी वही प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ भी यह क्वेश्चन किया गया है। तो ठीक दोस्तों, चलिए आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।